जो बजट हम दिखा रहे हैं, फायदे की बात हो रही है, बाजार में पैसा आएगा, लेकिन आगे क्या इससे फायदा होगा, ये अभिज्ञान ने एक बहुत जिसे कहा जाए कि बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। कैसे देखें? मुझे याद नहीं इससे पहले कौन सा ऐसा बजट है जहाँ पे मध्यम वर्ग के लिए कुछ बात की गई। हाँ 4 से 5 बार हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने 4 से 5 बार ऐसा। आप बैठ लीजिए सर। हाँ हाँ, बोलते भी रहिए सर। 4 से 5 बार मध्यम वर्ग का नाम लिया, तो ये दर्शाता तो साफ है कि मध्यम वर्ग के लिए कंसर्न था। मध्यम वर्ग नहीं परचेज कर पा रहा, परचेजिंग पावर उसकी कम थी। ठीक है, बजट में उसे राहत मिली है, इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता। राहत है, अगर 1,70,000 तक की राहत मिल रही है तो वो खर्च करेगा, बाजार में पैसा आएगा और उद्योगों को प्रोडक्शन ज़्यादा करनी पड़ेगी। दूसरा एक और फायदा जो हम अभी तक मिस कर गए हैं, हाउस प्रॉपर्टी का। अगर मेरे पास 2 मकान है तो अभी तक 1 मकान पे ही मुझे छूट मिलती थी, जिसे कहते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। और 1 से ज़्यादा मकान होता था, आपने भले ही वो किराए पे ना दिया हो, उस पर टैक्स लग जाता था। ठीक है, नोशनल एक इनकम मान ली जाती थी। अब वो 1 से बढ़ाकर 2 कर दी है। तो अच्छा, ये हुआ है आज के बजट में? ये हुआ है। तो एक बड़ा पॉइंट हमने मिस किया है। इसको आप दोबारा जल्दी से आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को बताएं। अगर आपके पास 1 से ज्यादा मकान है तो आप 1 मकान को ही सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मान सकते थे। और दूसरा, आपने किराए पे भले ही ना दिया हो, उसकी किराए की इनकम आपकी मानी जाती थी, नोशनल इनकम लेकर आपके रिटर्न में ऐड होती थी। अब वो नहीं होगी। अब आप 2 मकान को क्लेम कर सकते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड। उसमें आपको टैक्स नहीं देना होगा। उसमें आपको टैक्स नहीं देना। आपको टैक्स तभी देना है जब वास्तव रूप में आपने किराए पे दिया हो। अगर आपने किराए पे नहीं दिया तो नोशनल इनकम थी उसको खत्म कर दिया गया। अगर वो खाली है तो खाली है, उसको आपकी इनकम के तौर पर काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन सिर्फ 2 मकान के लिए, अगर 2 से। ठीक है, और आप बड़े अच्छे पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पे बता रहे हैं, और बताइए। दूसरा, टैक्स बिल को लेकर जो बात हुई थी, जो अगले हफ्ते टैक्स बिल आएगा, इसमें साफ दिख रहा है कि ये टैक्स नया बिल आने वाला है। डायरेक्ट टैक्स कोड की तरफ हम जा रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, और साफ साफ हिंट भी दिया है कि कंप्लाइंसेस कम होंगी। बात की गई थी भारतीय न्याय संहिता की। इसका मतलब टैक्स का जो प्रेशर जो एक हुआ नजर आता था, मैं क्यों पैन कार्ड बना लूं, क्रिमिनलाइज किया जाता था, यानी उसको एकदम दंडनीय अपराध माना जाता था, उसको आसान कर रही है, उसको कम करने की कोशिश है। और ये मध्यम वर्ग ये एक्सपेक्ट कर रहा था। ठीक है, कि वो टैक्स के जंजाल में ना फंसे। चौधरी साहब, आपने क्या क्या पॉइंट्स? ये आज के बजट में एक बहुत बड़ा एक बात ये है कि ये जो रिसर्च के ऊपर जो सीड वगैरह जो है एग्रीकल्चर फील्ड में, वो रिसर्च के ऊपर हम लोग चाहते थे कि बजट इंक्रीज हो। पहले भी हम लोगों ने कई बार कहा इस बात को, लेकिन रिसर्च बहुत जरूरी। इस समय क्या हो गया कि जो सीड है पर्टिकुलरली अगर हम नहीं करेंगे, हमारे जो केवीके है, आज केवीके जो सबसे बड़ा रिटर्न किसानों को फायदा देने वाला इंस्टीट्यूशन है, तो केसीसी जो है सबसे ज्यादा केवीके सबसे ज्यादा फायदा देने वाला इंस्टीट्यूशन, लेकिन आज उनके फंड्स के लिए कोई अरेंजमेंट्स नहीं हो पा रहा था। तो ये इसमें ये रिसर्च के ऊपर जो फंड्स बढ़ाए हैं। दूसरा आता है, ठीक है, केसीसी की जो लिमिट है किसान क्रेडिट कार्ड के लिए, किसान क्रेडिट उसका बढ़ा करके 5 लाख कर दिया। ये एक बहुत बड़ा एक उपलब्धि। लेकिन नहीं, इसको मैं दूसरी तरह समझूंगी, और इसके लिए मैं राजीव जी आपके पास आऊंगी। भाई, आप कुल मिलाकर उधारी तो दे रहे हैं ना, आप किसान को इतना सशक्त क्यों नहीं बना रहे कि साहब उसके पास खुद इतना पैसा रहे? ये एक और उधार उसके ऊपर आपने चढ़ा दिया। आप देख रहे हैं तमाम आत्महत्याएं। क्रेडिट कार्ड क्या है भाई? उधार है, लेकिन उधार किससे? हाँ, और किन शर्तों पे? अभी आज की तारीख में वो जो अपने गांव के महाजन के चंगुल में फंसता है, उससे बचाने का रास्ता है किसान क्रेडिट कार्ड। जो सूदखोरी है, सूदखोरी से किसान को बचाने का ये रास्ता है। जी, ये उससे बचाने का रास्ता है। और दूसरा एक और है इसमें कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर जो रिलैक्सेशन दिया, अभी जो बांग्लादेश में है, ये पूरा कोलैप्स हो गया है। अभी उसका बहुत बड़ा फायदा, ये अवसर, इसका फायदा ले सकते हैं इंडिया, और इसको ध्यान दिया है। रोजगार बढ़ेगा, बहुत ज्यादा रोजगार बढ़ेगा, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, पैसा आएगा मार्केट में। सेठ जी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। कुछ बात देखो, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो पॉइंट बार बार कहते थे, आज की तारीख में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो बांग्लादेश एक फ्रंट लाइन पे था, आज वो ठप पड़ी है। इसका फायदा उठाना था इंडिया को, क्योंकि एक टाइम में भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश से बहुत आगे थी। भारत से रॉ मटेरियल जाता है बांग्लादेश में, मगर जो स्थिति आज बांग्लादेश के अंदर है, वहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर स्ट्राइक है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर इसी का फायदा। तो क्यों नहीं फायदा हो रहा था? तो इसका क्यों नहीं फायदा हो रहा था कि उसके अंदर आपके अंदर कंसेशन नहीं थे। गवर्नमेंट ने इसको अपॉर्चुनिटी देखा और बहुत कंसेशन
सजेशन दिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कि हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसका रॉ मटेरियल हम बांग्लादेश भेजते हैं हम उसको रीजनरेट करें। वो आपका पूरा का पूरा ये कुल मिलाकर अभी अभिज्ञान का भी मैं रुख करूंगी, क्या इस बजट से नौकरियां पैदा होंगी, रोजगार पैदा होगा, जो सबसे बड़ी समस्या इस समय हमारा देश झेल रहा है। सेठ जी कुछ कहना चाह रहे हैं। इसी नौकरी वाली बात पे मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जो बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने इनिशिएट लिया है स्टार्टअप के केस में, जिसकी डिडक्शन मिलती है। आपके पास डॉक्टर सर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि नया टैक्स बिल भी मोदी सरकार लेकर आने जा रही है। अगले हफ्ते ये नया टैक्स बिल होगा। दर्शकों को बता दें कि अब बजट पेश हो चुका है, बजट के बाद अब टैक्स बिल की बात हो रही है और अगले हफ्ते नया टैक्स बिल भी मोदी सरकार लेकर आने जा रही है। नए टैक्स बिल में क्या क्या हो सकता है, जरा उसकी तस्वीर आप देखिए। शुभना बिल्कुल, और आईटीआर भरने में आसानी होगी। बार बार निर्मला सीतारमण ने आज बजट भाषण में इसका जिक्र किया। टीडीएस प्रक्रिया भी आसान होगी, न्याय की भावना बढ़ेगी। जो दंड संहिता थी उसको न्याय संहिता कर दिया है, उसका भी जिक्र किया गया है। टीडीएस की सीमा अब 10 लाख रुपए होगी। सेठ जी जल्दी से बता दीजिए ये जो मैंने 4 पॉइंट्स अभी बताए। देखिए, जो नया एक सरकार ने प्रोविजन लाया है सेक्शन 80 आईएसी के लिए, जो स्टार्टअप कंपनीज थी पहले उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए था 2024 तक जी। उसकी जो सीमा है बढ़ा के 2030 तक कर दी गई है। पहले वो हर साल 1-1 साल बढ़ा रहे थे, इस बार सरकार ने सीधा ही 6 साल आगे बढ़ा दिया है। अब स्टार्टअप को बेनिफिट मिलने से क्या होगा कि स्टार्टअप को 3 साल तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं देना होता, तो जो वो टैक्स की बचत होगी उसको वो दोबारा उसकी री इन्वेस्टमेंट पे लगेगा, अपॉर्चुनिटीज और क्रिएट होंगी, स्टार्टअप नए जो है आने के लिए प्रोत्साहित होंगे, तो इससे नई जो। लेकिन मेरा एक सवाल है सर, मैं उस सवाल को लेकर अभिज्ञान आपके पास में आऊंगा कि हम लोग बातें करेंगे भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा, किसान क्रेडिट कार्ड को आपने बहुत बेहतर किया, टैक्स लेवल आपने कम कर दिए, लेकिन देश की कितनी फीसदी आबादी है जिसको बजट सीधा एड्रेस कर रहा है? बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, 2 तरीके से इसको देखने की जरूरत है। मिडिल क्लास के बारे में सब बजट सोचते हैं, ठीक है, बिकॉज over the years, if you look at the political economies, the way हिंदुस्तान डेवलप किया है, जी, सबको पता है कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज आज बहुत बड़ा वोट बैंक है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मिडिल क्लास को नहीं एड्रेस किया गया, लेकिन एड्रेस करने का तरीका कारगर नहीं था। जी, टेक्सटाइल का उन्होंने जिक्र किया, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वियतनाम जैसी देशों ने यह साबित कर दिया कि जब चाइना कोलैप्स होता है तो वो कैसे ग्रिप कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग को वियतनाम में। इंडिया के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप बांग्लादेश में मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए विदेशों की यूनिवर्सिटियां भेजती थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पढ़ने के लिए। अब आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है कि आप भिवंडी, जहाँ से मैंने कई बार रिपोर्ट किया है, जहाँ पर कपास का रिफाइनमेंट का काम होता है, कपास का जिक्र किया गया है बजट में। उस तरह के छोटी छोटी जगहों में जाकर उसको आप कन्वर्ट करिए इनटू एन एक्चुअल इंडस्ट्री। ये आपको बहुत लोकलाइज लेवल पर करना पड़ेगा, तब सर जो कह रहे हैं वो आप अचीव कर पाएंगे कि टेक्सटाइल का एक बड़ा मूवमेंट होगा। पर मुझे लगता है सर, जिस तरीके से आपने सोचना शुरू किया इस बारे में, अगर फर्दर डेवलपमेंट जो होती है वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको इसका फायदा उठाएं। इस बजट, चूंकि आपने सही सवाल पूछा, इस बजट से आपको पाकिस्तान से भी मिल रही है, बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है वो डेनिम का। अब ये हालत जिसमें खुद पाकिस्तान फंसा हुआ है, वो इंडस्ट्री भी आपको मिलेगी। बिल्कुल, और आज ऑल डिपेंड्स कि आप उससे क्या खींच सकते हैं। 2 इंडस्ट्रीज आपको स्ट्रेट अवे मिलेंगी डेवलप करने के लिए, लेकिन डिपेंड करता कि आपके ऊपर क्या निर्मला सीतारमण ने जो मेंशन किया 14 लाख नए कपड़ा बाजार बनेंगे। इस कपड़ा बाजार को मैं कैसे समझूं? कौन से ये बाजार कपड़े बाजार के रूप से जाने जाएंगे? इसको आप कैसे, अगर मैं कहूं कि यही बहुत शुभना, मैं तारीफ करूंगा आपकी, क्योंकि यही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। कि बाबू लोग मिलके अच्छी लाइनें लिख देते हैं, बढ़िया कपड़ा बाजार क्या, कपड़ा बाजार आज तो दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन है। बिल्कुल, तो निर्मला सीतारमण जी कोई ऑनलाइन ब्रांड खोलने वाली है, सबसे बड़ा दुनिया का कपड़ा बाजार कहाँ है? उसका जिक्र सर मैन्युफैक्चरिंग से होगा, बेचने से नहीं होगा। अग्रीड कि मैन्युफैक्चरिंग से होगा। इसीलिए मैंने कहा कि आप, जैसे उन्होंने मेंशन किया, आपको उन अपॉर्चुनिटीज को कोई नए शॉप्स के साथ जो भी रियायतें आप तय करेंगे, आप सरकार हैं,
इंडस्ट्री को वहां से खींचना पड़ेगा, आपको सोशल सिक्योरिटी का एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा, आपको इकोनॉमिक सिक्योरिटी का एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा, ठीक है। कि वो कहे कि हम यहाँ नहीं मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, हम इंडिया में आके करेंगे। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बीमा क्षेत्र की बात हो रही है। बीमा क्षेत्र का भी आज जिक्र किया गया और राजीव जी ये सवाल मेरा आपसे है, कहा गया कि साहब FDI इसमें 100% कर दी जाएगी, 75% से बढ़ाकर 100%। कैसे समझूं मैं इसको? जी, 1991 से जो लिबरलाइजेशन उदारीकरण का दौर शुरू हुआ, उसमें क्या हो रहा था, आप अलग अलग इंडस्ट्रीज में धीरे धीरे करके अलग अलग परसेंटेज में विदेशी कंपनियों को यहाँ आकर के कंपनी खोलने या उसके अंदर जॉइंट वेंचर के अंदर इन्वेस्ट करने का मौका दे रहे थे। तो ये सारी लिमिट्स हर इंडस्ट्री में धीरे धीरे बढ़ती गई हैं और अब लगभग सारी इंडस्ट्रीज में 100% पहले हो चुका था, लेकिन बीमा क्षेत्र को थोड़ा सेंसिटिव मान करके अभी तक इसमें 75% की ही सीमा रखी गई थी कि अगर कोई विदेशी निवेशक है, अगर कोई बाहर से आने वाली कंपनी यहाँ अपना इंश्योरेंस सेटअप लगाना चाहती है तो उसे आपको 10 सेकंड के लिए रोकूंगी। इस समय